हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से संबंधित सवालों को देखने वाले हैं जो आपकी बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके अलावा भारत का संवैधानिक विकास जो टॉपिक है, इससे भी संबंधित हम सवाल देखने वाले हैं। तो ये दो टॉपिक से मिलाकर हम कम से कम जो है 40 प्रश्नों को आप तक पहुँचाने वाले हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जल्द ही जो है सीटेट का रिजल्ट आया है और उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है जिन्होंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है वो लोग अच्छे मार्क्स के साथ जो है पास हो गए होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है स्कोर कार्ड ज़रूर बताइएगा, जितने भी लोगों ने जो है सीटेट का पेपर दिया था। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो सभी जानते हैं कि ये जो है हमारी जो क्लास सीरीज चल रही है घटना चक्र, बीपीएससी का स्पेशल जो है घटना चक्र सीरीज चल रही है, जिसमें हम 38वीं बीपीएससी से लेकर 71वीं बीपीएससी तक के सवाल और बीपीएससी सीडीपीओ, इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और उसके एग्ज़ाम के सवाल देखते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र साधन है हमारे मोटिवेशन का। हम आपके लिए इतना जो है मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बदले में हम तो ले ही सकते हैं। थोड़ा सा आपका सहयोग जो है वो हम भी चाहते हैं, और आप जो है एक लाइक के जरिए उसे हम तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। जितने भी लोग अभी तक चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। अभी तक हमारी जो है कुल जो है 23 क्लासेज हिस्ट्री की हो चुकी हैं, जिसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और जो है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट सभी कवर किए हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। उनका प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और देर नहीं करेंगे। कल मैंने आपसे एक होमवर्क पूछा था इस सवाल को कि 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, इन्होंने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। तो इन्होंने ऐसा कहा था कि जो है जून 1948 तक जो है भारत जो है सत्ता को हस्तांतरित करके जो है उत्तरदायी व्यक्तियों को, और ये जो है भारत छोड़ देंगे। तो पहला विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा, जून 1948 को तक। देखिए, 20 फरवरी 1947 को एटली ने जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है। परंतु साथ ही यह भी कहा गया कि जब तक एक संविधान का निर्णय न किया गया तो ब्रिटेन को अधिकार होगा कि वह जिसे चाहे उसे शक्ति सौंप दे। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई। उनका कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत भी दी गई थी, तथा उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप जो है निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस पर निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना जो है आवश्यक हो गई है। अगला सवाल देखिए, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है कब पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है ये कब पारित किया गया था। इंग्लैंड में जो लॉर्ड्स है, वहाँ जैसे अपने यहाँ विधान राज्यसभा और लोकसभा होती है, वैसे वहाँ के सदन को जो है लॉर्ड्स कहते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो लॉर्ड्स में जो है ये लॉर्ड्स के सदन में जो है ये आपका कब विधेयक पेश किया गया था। तो लॉर्ड्स में जो सदन है ये आपका जो है 4 जुलाई 1947 को जो है पेश किया गया था, और इसके पश्चात 15 जुलाई जो है 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा जो है ये विधेयक जो है पारित किया गया था। तो कैसे, देखिए, माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, और इसके पश्चात 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में, अगर ये 15 जुलाई 1947 की बात करें तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स में गया, और अगर हम बात करें 16 जुलाई 1947 को तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड में, तो ये गया हाउस ऑफ लॉर्ड में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका सी विकल्प हो जाएगा। कब गया था हाउस ऑफ लॉर्ड में विधेयक पारित हुआ था, तो ये 16 जुलाई 1947 को। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इसको पारित कर दिया गया था। तत्पश्चात विधेयक को राज्य की स्वीकृति जो है 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई
हुई थी। अगला सवाल देखिए, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो किसने जो है जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींची गई थी, इसके सीमा आयोगों का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं रेडक्लिफ ने, सर जो है सिरिल रेडक्लिफ ने। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में यह सवाल पूछा गया था। जून 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा आयोगों बंगाल और पंजाब का गठन हुआ और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। अगला सवाल देखिए, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग की स्थापना जो है ये किसकी अध्यक्षता में की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल की अध्यक्षता में जो है राज्य विभाग की स्थापना की गई थी। तो इसका जो है डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए माउंटबेटन ने घोषणा किया कि विभाजन उपरांत जो है अस्तित्व में आए 2 देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाले देसी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगा। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा और सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और वीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। अगला सवाल देखिए, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? किसने 1921 में सबसे जो है पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो मौलाना हसरत मोहानी ने। मौलाना हसरत मोहानी ने सबसे पहले जो है 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता का जो है मुद्दा उठाया था, मांग उठाई थी। तो डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। अगला सवाल देखिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये आपको बताना है। तो भारत के विभाजन के समय पर जो है भारत का विभाजन कब हुआ था? तो भारत का विभाजन जो हुआ था आप सभी लोग जानते हैं 1947 में हुआ था और इस टाइम जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी थे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था और एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखा करिए। मैं बार बार इसीलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ कि जब मैं एक बार पढ़ता हूँ वो आप सुनते हैं और देखते हैं तो आपको कई बार जो है रिपीट हो जाता है और यहाँ से भी सवाल आपसे बन सकते हैं। देखिए भारत विभाजन या सत्ता हस्तांतरित के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक भारत के अध्यक्ष मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला सवाल देखिए, वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जेबी कृपलानी ने। जेबी कृपलानी ने। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अब जब सत्ता का ट्रांसफ़र होता तो उस टाइम पर जो है कौन अध्यक्ष था? तो मैंने अभी आपको बताया विभाजन हुआ तो भी और जब सत्ता हस्तांतरित हुई तो भी बार बार यही नाम सामने आएगा जेबी कृपलानी का, क्योंकि जो है 23 नवंबर हम कह रहे हैं कि ये जो है नवंबर तक जो है 1947 तक नवंबर 1947 तक जो है 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन से अध्यक्ष बने थे और नवंबर 1947 में जो है ये अध्यक्ष बने रहे थे। इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 46वीं बीपीएससी प्री 2003 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और वर्ष 1947 की बात की जा रही है तो वर्ष 1947 में अगर बात करेंगे तो फिर से वही जवाब सही हो जाएगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 10वां सवाल क्या कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बार बार वही सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। 11वें नंबर का सवाल देखिए, ये सवाल आपका 10वें नंबर का जो है ये 46वीं बीपीएससी में पूछा गया था। 11वें नंबर का सवाल देखिए, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? जब भारत की आज़ादी
आज़ादी के समय जब ब्रिटेन में जो पार्टी की सरकार थी वो कौन सी सरकार थी, ये आपको बताना है। तो ये अगर बात करें तो ये लेबर पार्टी की सरकार थी, याद रखिएगा, लेबर पार्टी की सरकार थी। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली थे, याद रखिएगा। तो डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका जो है कार्यकाल 1945 से 51 तक था। उस दौरान ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करके जो है भारत को छोड़ देंगे। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो पहला नहीं पूछ रहा है, अंतिम पूछ रहा है। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने, और इसके बाद जो है सी राजगोपालाचारी जो है ये दूसरे गवर्नर जनरल बने, और इसके बाद जो है गवर्नर जनरल का जो है पद ही समाप्त कर दिया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो है ए विकल्प सही हो जाएगा। 46वीं बीपीएससी प्री 2004 में यह सवाल पूछा गया था। देखिए, सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952-54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। भारतीय की बात कर ली जाएगी तो भारतीय अगर आ जाएंगे तो भारतीय सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, और केवल जो है पहले की बात की जाएगी अगर भारतीय हटा दिया जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भारतीय पूछा गया है इसीलिए जो है राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। 53वें से 55वें बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया था। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास, इसमें कैसे कौन से एक्ट आए, कब कौन सा एक्ट आया, इससे संबंधित सवालों को हम देखेंगे। इसी संबंध में पहला सवाल है कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये कब पारित किया गया था, तो आप सभी लोग जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये 1773 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 1773 में। तो याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये 1773 में पारित किया गया था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, और इसके तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। अगला सवाल देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये 1773 में पारित किया गया था। याद रखिएगा, 1773 में पारित किया गया था, और इसी के जो है एक्ट से जो है अब जो नया नाम था गवर्नर का, अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, याद रखिएगा। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। नागरिक सेवाओं के लिए जो है जो प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली है इसको जो है कब स्वीकार किया गया था, तो ये जो है 1853 में स्वीकार किया गया था। याद रखिएगा, 1853 में 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें ये व्यवस्था की गई थी। 46वीं बीपीएससी प्री 2003 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएंगी, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, उसको क्या नाम हम देते हैं, और जो है भारत सरकार अधिनियम 1909 का आधार बनी, या 1919 का आधार बनी, या 1935 का आधार बनी, या जो है 1947 का आधार बनी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये जो है इसको हम भारतीय सरकार अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम 1919 कह सकते हैं, और 1919 का जो है आधार बनी थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो बी विकल्प जो है हमारा ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया था। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी, और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार जो है द्वैध शासन लागू किया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किया गया था। तो आप चाहे भारतीय परिषद अधिनियम कह लीजिए 1909 या मार्लियामेंटो सुधार भी आप कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है। याद रखिएगा, दोनों बात एक ही है, चाहे आप मार्लियामेंटो सुधार कहिए या जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहिए। इसी के तहत जो है भारत में पहली बार जो है पृथक निर्वाचक मंडल का जो है आरंभ किया गया था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1919
1919 जिसे हम मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा था कि मार्लियामेंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। अगला सवाल देखिए, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? भारतीय उच्चायुक्त का जो पद है इसका सृजन जो है कौन से अधिनियम से हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है भारतीय उच्चायुक्त के पद का जो है सृजन किया गया था 1919 में। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि था। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। अब नेहरू रिपोर्ट किसके अध्यक्षता में तैयार किया गया था? तो ये जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी रिपोर्ट। ठीक है, ये एक प्रकार का संविधान ही था जो अंग्रेजों ने चैलेंज किया था कि आप इसको बनाकर दिखाइए। अगर सभी दलों को जो है वो मान्य होगा तो हम जो है इसको अभी जो है अंगीकृत कर लेंगे और आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। लेकिन सभी दलों को ये मान्य नहीं था, इसीलिए ये जो है विफल हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट जो है ये विफल हो गई थी। तो ये जो है किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? तो ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई थी और भारत में जो है संवैधानिक व्यवस्थाएं इसका जो है विषय था। तो ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू जो है इनकी अध्यक्षता में एक जो है कमेटी बनाई गई थी और इन्होंने ही जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी और इसका विषय क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। देखिए आगे देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए। साइमन आयोग को नियुक्त करने के वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बिरकनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिनको जो है सभी भारतीयों व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रस्तुत किया और इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया गया और इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिशें की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन संगठन बनाने का स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण। लेकिन ये जो है सभी दलों को माने नहीं थी, इसीलिए जो है इसको जो है रद्द कर दिया गया था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है किस अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें जो है ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है। तो ये किसके बारे में कहा गया था? तो ये 8वें नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका था 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। वे वर्ष 1947 से 1964 तक जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। वे पंचशील के प्रणेता थे तथा गुटनिरपेक्षता में जो है विश्वास रखते थे। अगला सवाल देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था ये आपको बताना है। ब्रिटिश शासनकाल के संविधान में जो है कौन सा कानून जो है ऐतिहासिक नहीं था? अब देखिए अगर हम बात करें तो हमारे जो संविधान का अधिकतर पार्ट है और ये 1935 के जो है भारत सरकार अधिनियम से ही मिलता जुलता है। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये ऐतिहासिक था और चार्टर एक्ट 1833 भी और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लेकिन आप प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो है ये कोई जो है ऐतिहासिक कानून नहीं था। तो ये आपका डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। अगला सवाल देखिए 10वें नंबर का सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? बीपीएससी टीआरई 2 का सवाल है दोस्तों। 11वीं 12वीं के एग्जाम में 15/12/2023 को पूछा गया था। तो
किसने इसे जो है गुलामी का चार्टर बताया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसको जो है गुलामी का चार्टर कहा था। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका बी विकल्प जो है कि हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 को सुभाष चंद्र बोस ने गुलामी का चार्टर बताया और इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें ब्रिटिश सरकार, भारतीय प्रांत और भारतीय राज्य दोनों शामिल थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय था। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त कर दी थी, ये आपको बताना है। तो इन्होंने जो है जो द्वैध शासन व्यवस्था चल रही थी उसको इसने समाप्त कर दिया था। प्रांतों में जो द्वैध शासन चल रहा था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये चीज़ें जो है बंद कर दी गई थी। 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की। फलतः आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में मतभेद समाप्त हो गया। कुछ आरक्षणों सहित प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार जो है स्थापित हो गई थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। 12वें नंबर का ये सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन ये शामिल है और प्रांतीय स्वायत्तता भी शामिल है। भारत के संघ का प्रस्ताव भी शामिल है, लेकिन 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन नहीं शामिल है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में भारत के संघ का प्रस्ताव, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद व उसका पुनर्गठन तथा प्रांतीय स्वायत्तता शामिल थे, परंतु 1935 के अधिनियम के मूल्यांकन का प्रावधान इसमें शामिल नहीं था। इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और जो है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्र में द्वैध शासन आदि के प्रावधान भी किए गए थे। और भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा जो है काफ़ी हद तक 1935 के अधिनियम पर आधारित है। मैंने आपसे कहा था ना कि अधिकतर जो हमारा ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा या संविधान की बात कर ली जाए तो ये हमारा जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये उपलब्ध नहीं थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन जब 11 दिसंबर को फिर से दूसरी बैठक हुई उस टाइम पर राजेंद्र प्रसाद जी को निर्विरोध जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो यहाँ पर दिसंबर 1946 हो जाएगा, दिसंबर 1946 हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, जो मैंने आपसे बताया वही लिखा हुआ है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? मतलब ये अपनी काउंसिल के फैसलों को जो है रद्द कर सकता था और कौन से अधिनियम के तहत इसको ये अधिकार मिला था, ये आपको बताना है। तो ये था 1786 का एक्ट। 1786 का एक्ट, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था और कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था और 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया। इस विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अगला सवाल देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो है ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था ये 1784 में आया था। कब आया था? 1784 में। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कब आया था पिट्स इंडिया एक्ट? तो ये 1784 में आया था। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया था और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के मुख्य प्रावधान थे, कंपनी के नागरिक सैन्य और राजस्व मामले को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। भारत में गवर्नर जनरल की परिषदों के सदस्यों की संख्या घटाकर 3 सदस्य कर दिया गया था और नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों के विवरण पर खुलासा करने के लिए कहा गया था। देखिए, द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं ये आपको बताना है। द्वैध शासन का जनक किसको कहते हैं? बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था और
द्वैत शासन का जनक अगर हम बात करें तो सर लियोनल कार्टिस को कहते हैं। याद रखिएगा, सर लियोनल कार्टिस को कहते हैं द्वैत शासन का जनक। तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2016 में ये पूछा गया था। देखिए, सर लियोनल कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है और उसके द्वैत शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो है आधार बने थे। अगला सवाल देखिए, जब मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ 1919 में, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपको बताना है। तो पहला जब विश्व युद्ध हुआ था और जब मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, उस टाइम जो है लॉर्ड जॉर्ज जो थे ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से 18 तक हुआ था। याद रखिएगा, तो ये जो है 1916 से 22 तक जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। डेविड लॉर्ड जॉर्ज इनका नाम था। 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। और देखिए, वर्ष 1919 में जब मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे। ये वर्ष 1916 से 1922 तक इंग्लैंड या यूके के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला सवाल देखिए, ये सेशन का हमारे आखिरी सवाल है। मुद्दीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? मुद्दीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? बीपीएससी टीआरई 3 का सवाल है, जुलाई 2024 में पूछा गया था। तो मुद्दीमन कमेटी का संबंध जो है ये द्वैत प्रणाली से है। याद रखिएगा, द्वैत प्रणाली से है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मुद्दीमन कमेटी या मुडीमैन समिति की जो है नियुक्ति जो है 1924 में अलेक्जेंडर मुडीमैन के नेतृत्व में हुई थी और इस समिति को भारतीय परिषद नियम 1919 के तहत स्थापित संविधान पर द्वैत शासन के मुद्दे पर चर्चा व जांच के लिए नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सदस्यों के अलावा इसमें 4 भारतीय सदस्य भी थे: शिवस्वामी अय्यर, आर.पी. परांजपे, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना। समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वर्ष 1925 में दी थी। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही सवाल थे। उम्मीद करते हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब एक टॉपिक जो हमारा बच रहा है वो बच रहा है मिसलेनियस सवाल जो हमारे हैं और जो है रचनाएं हमारी बच रही हैं। जो हमारे क्रांतिकारी हैं इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं, इनको भी हम देखेंगे। तो लगभग जो है 2 सेशन में हमारा हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जो लोग जो है रिवीजन कर सकते हैं। मैं एक ही में मिक्स करके या एक ही में मर्ज करके सारी पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप उससे भी रिवाइज कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।